ओके, तो डिफेंस पर खास फोकस रहेगा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा देने पर जोर रहेगा 15 से 20%, इसीलिए डिफेंस स्पेस में एलोकेशन बढ़ सकता है। तो ये लगभग तय है कि बजट में इस बार डिफेंस सेक्टर पर खास फोकस है, लेकिन इस सेक्टर की कंपनियां और दिग्गज किस तरीके के कदम की उम्मीद कर रहे हैं, जानने के लिए हमने बातचीत की पीटीसी इंडस्ट्रीज के एमडी सचिन अग्रवाल से। इंडिया को सारे इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स काफी जो पुराने हो चुके हैं, और जैसे आपने बोला पहले कि रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में ओवर डिपेंडेंस भी है कुछ थोड़ी बहुत रशिया की तरफ, तो उसका मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर क्रिएट करने के लिए ये इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी बड़ा बजट एलोकेशन होना चाहिए, उसकी उम्मीद करी जा रही है। और सोने में तेजी बरकरार है। आज एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। वायदा बाजार में सोने का भाव 57,000 के ऊपर पहुंच गया। कॉमेक्स पर भी सोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। $1937 के भाव के साथ सोना कॉमेक्स पर 9 महीने के हाईस पर है। आने वाले समय में सोने में तेजी बनी रहेगी या भाव में दबाव आएंगे, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। तो मनीषा बताइए, क्या कह रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स, हाउसेज, क्या व्यू है सोने के प्राइसेस को लेकर? जी हाँ, एक बार फिर से ऑल टाइम हाई और इस बार हम 57,000 प्रति 10 ग्राम के ऊपर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। अगर इस साल की ही बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में 6% का इजाफा है, तो भारतीय बाजारों में 4% की बढ़त देखने को मिली है। हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से इसलिए अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि रुपए में इस महीने में थोड़ी सी एप्रिसिएशन देखने को मिली है और उसका कैलकुलेशन इम्पैक्ट यहाँ पर भावों पर रहा है। ओवरऑल सपोर्ट बाजार में इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो US डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे कारोबार कर रहा है, दूसरा बाजार अभी ये मन बना चुका है कि US फेड जब 1 फेब को इंटरेस्ट रेट पॉलिसी डिसाइड करेंगे तो 25 बेसिस पॉइंट्स की ही रेट हाइक हम देखेंगे। तीसरी बात यह है कि बाजार ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से अच्छी खासी सोने की खरीदारी देख रहा है। भारतीय बाजारों में भी ये शादियों का सीजन है, इवन एज क्योंकि सोने के भाव इतने चढ़ चुके हैं तो खरीदारी कुछ कम जरूर है, लेकिन बाजार को लगता है कि बाइंग निचले स्तरों पर इन्वेस्टमेंट लेवल के हिसाब से यहाँ पर लगातार बनती रहेगी। इसके अलावा ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस को ये भी लगता है कि आगे चलकर और भी तेजी सोने चांदी में यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि चीन की तरफ से खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ी है। पिछले साल की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 700 टन ज्वेलरी ही सिर्फ यहाँ पर चीन ने खरीदी थी। उसके अलावा जो फ्यूचर्स और इन्वेस्टमेंट बाइंग है वो सेपरेट नंबर्स हैं। इन्वेस्टमेंट बाइंग के साथ साथ अगर आप मनी मैनेजर्स, हेज फंड्स को देखें तो उनकी जो नेट लॉन्ग पोजीशंस हैं वो भी 2 साल में सबसे ज़्यादा है। सो सभी तरफ से यहाँ पर फिलहाल सोने को सपोर्ट है, और जैसे मैंने कहा कि बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस को भी लगता है कि यहाँ से और तेजी सोने में मिल पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $2,000 प्रति आउंस का आंकड़ा ऑलमोस्ट सभी इसकी चर्चा कर रहे हैं, और भारतीय बाजारों में 57,000 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 59 और 60,000 पर 10 ग्राम्स की बातचीत अब यहाँ होने लगी है। शुक्रिया आपका मनीषा ये डिटेल्स बताने के लिए। तो तमाम फैक्टर्स जिन सपोर्ट किया है सोने के भाव को, इंटरनेशनल मार्केट्स के मुकाबले हालांकि कम तेजी रही है, लेकिन रिकॉर्ड हाइज हासिल हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे। अक्सर हम कई बार खुले यानी चेंज को लेकर परेशान हो जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक इस परेशानी को दूर करने के लिए खास इंतजाम कर रहा है। क्या है वो इंतजाम, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास एक बार फिर से। तो लक्ष्मण बताइए, खुले की व्यवस्था या चेंज की व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक क्या इंतजाम कर रहा है? दरअसल हम आप रोज़ाना जो खुले की समस्या से जूझते हैं, कई बार 5 के नोट नहीं मिलते हैं, कई बार 10 के नोट नहीं मिलते हैं, कई बार 20 के नोट नहीं मिलते हैं, तो ये सिर्फ हम आप समस्या से नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि ये जो हमारी समस्या है उसकी शिकायत रिजर्व बैंक तक पहुंची। सूत्र बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने इसको संज्ञान में लिया है और इस बात की कोशिश की जा रही है कैसे आखिर इस खुले की समस्या को दूर किया जाए, यानी एक्सचेंज जो छोटे छोटे नोट हैं उसको कैसे ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या मुहैया कराया जाए। और इसके लिए इसी महीने रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी हो चुकी है, जो सूत्र बता रहे हैं, और उस बैठक में अलग अलग विकल्पों पर विचार किया गया। एक विकल्प यह है कि एटीएम में इस बात के खास इंतजाम किए जाएं कि जो भी पैसे रखे जाते हैं उसके एक निश्चित रेशियो में छोटे नोट जो है वो ज़रूर रखे जाएं। साथ ही साथ कुछ खास एटीएम ऐसे बनाए जाएं जिसमें यूपीआई आधारित हो, जहाँ पर जा करके आप छोटे नोट वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एक एटीएम नवी मुंबई के आसपास कहीं स्थापित भी किया गया है। तो इस तरह से अलग अलग विकल्पों पर विचार सरकार कर रही है, और साथ ही छोटे नोट जो है उसका उत्पादन कैसे, उसकी प्रिंटिंग कैसे बढ़ाई जाए, ये भी एक विकल्प है। तो मुझे लगता है बहुत जल्द रिजर्व बैंक की तरफ से हो सकता है कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि कैसे छोटे नोट एटीएम में रखना है, उसकी संख्या ज़्यादा रखनी है, कैसे उसको आसानी से मुहैया कराया जाए, और इस तरफ ठोस कदम उठते हुए भी दिख सकते हैं।
शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इसी मुद्दे पर आरबीआई की अहम बैठक भी हुई आरबीआई के अधिकारियों की, और देखना होगा क्या कदम उठाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। रिलायंस जियो ने आज देश के 50 और शहरों में अपना ट्रू 5G लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही जियो की 5G ट्रू सर्विस अब देश के कुल 184 शहरों में पहुंच गई है। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है, बताइए असीम। देखिए, देश में 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं की शुरुआत हुई थी। अब टेलीकॉम कंपनियां काफी तेजी से अपनी 5G सेवाओं का रोल आउट कर रही हैं। रिलायंस जियो ने आज देश के 17 राज्यों के 50 शहरों के अंदर अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत की। इससे पहले रिलायंस जियो ने 33 शहरों के अंदर अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत एक साथ की थी। तो कुल मिलाकर के रिलायंस जियो की 5G सेवाएं अब 184 शहरों के अंदर पहुंच गई हैं, जहां पर कि लोग हाई स्पीड डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 5G के अंदर 1 Gbps की स्पीड मिलेगी। तो टेलीकॉम कंपनियां काफी तेजी से रोल आउट कर रही हैं। जिस तरह से रिलायंस जियो ने अपना प्लान किया था कि वो दिसंबर 2023 तक पूरे देश के अंदर 5G सेवाओं का रोल आउट कर लेगी, तो कंपनी काफी तेजी से उस टारगेट्स को पूरा करने में आगे बढ़ रही है और लोग 5G हाई स्पीड का फायदा उठा सकते हैं। तो कई सारे यहाँ पर राज्य शामिल हैं जहां पर ट्रू 5G सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। और इधर टेलीकॉम के दूसरे बड़े प्लेयर्स यानी एयरटेल ने प्रीपेड रिचार्ज महंगा कर दिया है। न्यूनतम रिचार्ज अब 155 रुपए का कर दिया गया है। असीम हमारे साथ हैं ही और डिटेल्स इनसे ले लेते हैं। असीम, क्या क्या बदलाव हुए हैं रिचार्ज प्लान्स में? देखिए, अगर आप भारतीय एयरटेल के ग्राहक हैं तो आपको नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए कम से कम 155 रुपये चुकाने पड़ेंगे। भारतीय एयरटेल ने अपने न्यूनतम रिचार्ज में बढ़ोतरी की है। पहले न्यूनतम रिचार्ज 99 रुपीज़ का था, लेकिन भारतीय एयरटेल ने इसको बढ़ा करके 155 रुपये का कर दिया है। खासतौर पर कि भारतीय एयरटेल ने पहले ही हरियाणा और उड़ीसा में बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब इसमें 7 सर्किल और जोड़ दिए हैं। इन सर्किल में बिहार, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट शामिल है। अगर मैं इन सर्किल्स की बात करूँ तो भारतीय एयरटेल का 38% इनके अंदर मार्केट शेयर है, लेकिन वहीं मैं रिवेन्यू मार्केट शेयर की बात करूं तो करीब 41% शेयर भारतीय एयरटेल का है। कंपनी अपने प्रीमियम ग्राहकों पर फोकस करना चाहती है, इसलिए कंपनी अपने रिचार्ज दरें जो है बढ़ा दी है। तो अब आपको अगर भारतीय एयरटेल के नेटवर्क से इन 9 सर्किल के अंदर जुड़े रहना है तो आपको कम से कम 155 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा। जी, शुक्रिया असीम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो प्लान्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो असीम ने यहाँ पर बताया। अब मार्केट अपडेट की बात करेंगे। जनवरी एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 37 पॉइंट चढ़कर 60,980 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बिना बदलाव के 18,118 पर क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी दबाव था। आईटी ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी थी। वहीं बैंकिंग, फार्मा, रियल्टी, मेटल स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली। और बजट के बाद बाजार बड़ा मूव दिखा सकता है, ये कहना है 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन का। अनु जैन के मुताबिक रिन्यूएबल में केपेक्स बढ़ने से बैंकों को काफी फायदा होगा। मुझे लगता है कि वो जो न्यू मूव होगा वो शायद पॉजिटिव साइड में होगा और नेगेटिव साइड में नहीं होगा। जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो बैंकिंग 43,000 जैसे कि आज अटेम्प्ट कर रहा था इंडेक्स, वो वापस 45 की तरफ चलने की उसमें पूरी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है। एंड जिस तरीके से चाहे वो मर्जर थोड़ा सा डिले हो रहा है, एंड मर्जर कैन बी probably instead of March, April can probably be in May, June, but आपको एक 1900 की तरफ के लिए एक ब्रेकआउट दे रहा है ये HDFC बैंक। तो उसमें जो एक स्ट्रेंथ आएगी उस तरीके से एक probably जो मैं बैंक निफ्टी को जिस तरीके से देख रही हूँ कि probably आपको लेयरिंग मिलेगी कि पहले HDFC बैंक चलेगा, कोटक बहुत टाइम से नहीं चला है, मे बी सेकेंड हाफ कोटक के लिए इट कुड बी इम्पोर्टेंट। आईसीआईसीआई का शायद इन टर्म्स ऑफ निम्स ये या नेक्स्ट क्वार्टर बेस्ट निम्स होगा प्रोबेबली। उसके बाद जिस तरीके से हमने रिजल्ट्स छोटे बैंक्स के देखे हैं, चाहे वो फेडरल है, आईडीएफसी है, प्रोबेबली आपको वो काइंड ऑफ मूव विल टेक यू इनटू द मिड लेवल बैंक। और मारुति सुजुकी ने तीसरी तिमाही के नंबर्स जारी कर दिए हैं। तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी का प्रदर्शन एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है। प्रॉफिट्स में सालाना आधार पर 130% के करीब तेजी दर्ज की गई है। वहीं तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2351 करोड़ पहुंच गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1011 करोड़ रुपए था। तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी की आय भी सालाना आधार पर बढ़कर 29,000 करोड़ रही है। वहीं वित्त वर्ष में यानी पिछले साल इसी तिमाही में 23,240 करोड़ का आंकड़ा था। मार्जिन 9.7% पर रहे हैं बिना बदलाव के, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर्स मारुति सुजुकी ने पोस्ट किए हैं।
और इसी के साथ एक ब्रेक